हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन टोटल 5 हैं आपको, और इनमें हम ये देखेंगे कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस जो उसके बेसिक रूल्स जो ले डाउन होते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, कौन सी चीज मतलब व्हेन एवर ए रिएक्टेंट फॉर्म से प्रोडक्ट, तो बेसिकली कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, ये उस तरह के रूल्स हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन होता है किसी चीज को बचाए रखना हमेशा के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, इस एंटोनी लेवॉइजर वाज द साइंटिस्ट जिसने ये फॉर्म किया। और एक बड़ी सिंपल स्टेटमेंट जो शायद आप पहले भी बहुत बार सुन चुके होंगे कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन। कहने का मतलब मैटर, पदार्थ जिसको आप कहते हैं, विच हैज मास, विच ऑक्यूपाइज स्पेस, विच कैन बी फेल्ट विद आवर वन ऑफ आवर 5 सेंसेस। मैटर जैसे पेन, पेंसिल, किताब, दूध, पानी, लकड़ी, ये सब क्या है? मैटर है। तो लेवॉइजर ने कहा कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि हम मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। और इसलिए इसको लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं। डिस्ट्रक्शन होता है किसी चीज को खत्म करना। इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी का मतलब खत्म ना करने वाला, मैटर को खत्म ना किए जाने वाला लॉ। लॉ मीन्स ऐसा लॉ जो ये कहता हो कि मेटल को डिस्ट्रक्ट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसकी एक और स्टेटमेंट है दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, कोई फिजिकल चेंज हो रही है, फिजिकल चेंज जैसे आइस से वाटर बन रहा है या वाटर से वाटर वेपर्स बन रहे हैं, भाप बन रही है, ये फिजिकल चेंज हुई। तो किसी फिजिकल और केमिकल चेंज तो जो एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होता है वो हुआ, के दौरान जो प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्शन के बाद बनते हैं जो वो होंगे प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनेंगे और रिएक्टेंट्स बिफोर द रिएक्शन, इन दोनों के मासेस, इन दोनों का मास जो है वो सेम होना चाहिए। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स आफ्टर द रिएक्शन एंड टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स बिफोर द रिएक्शन। इसके लिए उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से भी इस चीज को इलस्ट्रेट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? ही टुक अ एच शेप्ड बॉटल लाइक दिस। 2 बॉटल्स थी और उनके जो थे वो, मतलब 2 बॉटल नहीं, इट वॉज एच शेप्ड बॉटल लाइक दिस, एंड इसमें इसको यहां से देवर जॉइंट। इसके एक पार्ट में देयर वॉज NaCl, पानी में डिसॉल्व किया हुआ, और दूसरे वाले पार्ट में था AgNO3, ये भी एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी में डिसॉल्व था। एंड और क्या था फिर, इस बॉटल को जो थे वो इसके ये बंद था। उसने क्या किया, इन पहले जब शुरुआत में NaCl को पानी में डिसॉल्व कर लिया, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट को पानी में डिसॉल्व कर लिया, और फिर इनका मास ले, इस बॉटल का अलोंग विद रिएक्टेंट्स मास ले लिया। लेट अस से वो आया होगा X ग्राम, एनीथिंग कुड बी देयर। और फिर उसने क्या किया, इस बॉटल को शेक किया, ऐसे ऐसे शेक किया तो NaCl इधर गए, AgNO3 इधर आया, मीन्स दोनों के बीच रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन क्या हुआ? NaCl प्लस AgNO3, दे गेव अस NaNO3 प्लस AgCl। इसके प्रेसिपिटेट बने। प्रेसिपिटेट होता है जैसे ऐसे पार्टिकल्स जो आपको साफ दिख रहे थे, जैसे दूध फट जाए तो पनीर आपको साफ विजिबल हो जाता है, उस तरह के प्रेसिपिटेट बने सिल्वर क्लोराइड के। और जब प्रेसिपिटेट बने तो हमें पता चल गया कि रिएक्शन हुआ है।
उससे पहले तो ऐसा कुछ भी प्रेसिपिटेट्स नहीं थे इसमें। और जब रिएक्शन हो गया यानी कि NaCl का बन गया NaNO3 और AgNO3 का बन गया AgCl, he again took its mass, और वो कितना होगा x ग्राम। मतलब रिएक्शन से पहले NaCl और AgNO3 थे, रिएक्शन के बाद ये जरूर हुआ कि NaCl NaNO3 में चेंज हो गया और AgNO3 नहीं बचा, क्या बन गया AgCl बन गया। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में दोनों चेंज जरूर हुए, लेकिन रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स का मास और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स का मास ये बराबर थे। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लॉ इज law of definite composition or proportion. Joseph Proust was the name of scientist who gave this law. And this law says that the ratio of, रेशियो की जगह आप प्रोपोर्शन शब्द यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्स बाय वेट in a pure chemical compound is always same or fixed. Otherwise, this law has many other statements. For example, we can say that pure chemical compound always contain exactly same proportion of elements by weight, or we can say a pure chemical compound always contains same elements combined together in same proportion by weight. मतलब इन सब बातों का एक ही है, और वो ये है कि अगर कोई प्योर कंपाउंड है, जैसे प्योर कंपाउंड्स के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, बहुत से, वाटर, CO2, CaCO3, NH3, C2H, C6H12O6 and there is endless list. इस लॉ का मतलब सिंपली ये है कि जैसे वाटर है, वाटर इज ए प्योर कंपाउंड है, तो क्या होगा, वाटर किन दो एलिमेंट्स से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप वाटर का सैंपल कहीं से भी मर्जी ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लैब में हमने रिएक्शन करवाया और वाटर बना। ओके, दूसरा हमने रिएक्शन के थ्रू वाटर नहीं बनवाया, ये किया, आइस ली, उसको मेल्ट करवाया, वाटर बन गया। और तीसरा कोई और मेथड, जैसे कहीं से भी किसी भी सोर्स से हम वाटर लाए, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हाट ही वांट्स टू से कि वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। ये इसके दो एलिमेंट्स हैं जो इसके कॉम्पोजिशन का हिस्सा हैं। और इस लॉ के अनुसार वाटर आप जिस मर्जी सोर्स से ले लीजिए, जहां मर्जी से, जैसे मर्जी, जिस मर्जी रिएक्शन के थ्रू वाटर बनाइए या जिस मर्जी सोर्स से उठाइए, इफ वाटर इज प्योर, तो उसमें दो हाइड्रोजन का वेट होता है 2 और ऑक्सीजन का वेट होगा 16, एक ऑक्सीजन का वेट होगा 16। आप जिस मर्जी सोर्स से वाटर ले लीजिए,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में जो रेशो आएगी वो हर सूरत कितनी आएगी? 1:8, 2:16, या अल्टीमेटली कितनी हो जाएगी? 1:8। तो एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे बन सकती है? कार्बन को जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, या जो हमने ब्रीद आउट किया तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या हमने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया। What we did? CaCO3 को हीट किया, अगेन वी गॉट CO2। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसमें कार्बन का वेट 12 और ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन का 32। यही रेशो यहां पाई जाएगी, यही रेशो इस कार्बन डाइऑक्साइड में पाई जाएगी, यही रेशो कार्बन डाइऑक्साइड के इस सैंपल में पाई जाएगी। इसमें हालांकि कैल्शियम ऑक्साइड साथ में बना था, वो मैंने लिखा नहीं था, लेकिन द मेन पर्पस वाज कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग तरीकों से प्रोड्यूस करके उसमें चेक कर रहे थे कि कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो कितनी होगी। तो कार्बन का मास, तीनों सैंपल्स में कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का मास जो है वो 32 निकलेगा। एंड द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ multiple proportions। proportions होता है रेशोज, या जिसको आप क्या कह सकते हैं, अनुपात भी कह देते हैं। इट वॉज गिवन बाय डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा? उसने कहा when two elements combine to form more than one compound, the fixed weights, the variable masses of one element which combine with a fixed mass of other element bear a simple whole number ratio। इस बात का मतलब सिंपली ये है, when two elements combine to form more than one compound, जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के डिफरेंट मासेस, विच कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, उनमें से एक एलिमेंट का मास जो है फिक्स रहता है। तो जो पहले वाला है जिसके मासेस डिफरेंट डिफरेंट थे कंबाइन करते वक्त, उसके मासेस में सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगी। इसमें एक है हाइड्रोजन कंसीडर कर लीजिए और एक ऑक्सीजन कंसीडर कर लीजिए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके क्या किया है? एक बनाया है H2O और दूसरा बनाया है H2O2। यहां गौर से देखने वाली बात यह है, हमने बोला था मासेस ऑफ वन एलिमेंट, मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट के मासेस
जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना मास यूज हुआ है 16 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो कितना मास हुआ है 32. Masses of one element which combine with the fixed mass of hydrogen. हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन किए हैं. ये हाइड्रोजन का मास यहां भी 2 है और वहां भी 2 है, यानी कि दोनों केसेस में किसका मास फिक्स्ड रह रहा है, हाइड्रोजन का. और ये बोल रहे हैं कि एक का मास तो फिक्स्ड रहेगा लेकिन दूसरे का मास जो है वो डिफरेंट यूज होगा और वो जो उसके डिफरेंट मासेस यूज होंगे उनके बीच की रेशो 16:32 एक सिंपल होल नंबर रेशो होनी चाहिए, जो कि है भी. तो ये आ गया आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. ओके, नेक्स्ट इज Gay-Lussac's law, or we can call it law of gaseous volumes. Gay-Lussac's law या लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स कहता है कि whenever gases combine or are produced in a chemical reaction, their volumes always bear a simple whole number ratio under similar conditions of temperature and pressure. इस बात का मतलब ये हुआ, पहले लॉ देख लेते हैं, एग्जांपल करेंगे हम फिर. Whenever gases combine or are produced, कि किसी केमिकल रिएक्शन में जब भी गैसेस या तो रिएक्टेंट के रूप में शामिल होंगी या प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होंगी, तो उस स्थिति में गैसेस के वॉल्यूम्स के बीच की जो रेशो होगी दैट विल बी सिंपल होल नंबर रेशो. शर्त क्या है कि सभी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हों. सभी कौन, सभी गैसेस, चाहे वो रिएक्टेंट, मतलब एक जगह पे अगर रिएक्शन हो रहा है तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है. ये लॉ जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का रिप्लेसमेंट है गैसेस के लिए. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम बोलते थे कि मास जो है वो, मास की रेशो जो है वो फिक्स्ड होती है, और यहां पे हम क्योंकि गैसेस हैं तो यहां पे क्या बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. इसका एग्जांपल देखिए, जैसे वी हैव रिएक्शन जैसे H2 गैशियस प्लस O2 गैशियस गिव्स यू 2H2O. अगर वेपर्स हैं तो चलिए इसको भी गैशियस ले लेते हैं. कहने का मतलब ये है कि 2 वॉल्यूम्स of hydrogen combined with 1 volume of oxygen to give 2 volumes of water. जो उसको, वो भी इस केस में गैशियस है, वो लिक्विड भी हो सकता था. तो इस रिएक्शन में शामिल सभी गैसेस की वॉल्यूम्स की रेशियो देखें, 2:2, 2:1:2 if water is in form of vapors. तो ये सभी होल नंबर्स हैं, कोई भी फ्रैक्शंस में नहीं है, एंड दिस होल रेशियो इज इन होल नंबर्स. दिस इज ऑल अबाउट Gay-Lussac's लॉ. हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका, जैसे
N2 plus 3H2. ये भी gaseous है, ये भी gaseous है. It gives you 2NH3, again gaseous. तो 1 volume of nitrogen combines with 3 volume. ये 1 लीटर होगा, नाइट्रोजन 1 लीटर होगा, तो हाइड्रोजन 3 लीटर होगा ऑफ हाइड्रोजन. और 2 वॉल्यूम्स इससे किसके प्रोड्यूस हो रहे हैं? NH3 के. और इनकी रेशो क्या आ गई? 1:3:2. अगेन होल नंबर रेशो है. तो ये था Gay-Lussac's लॉ. Now we talk about Avogadro's law. Avogadro ने कहा, this is very interesting, under similar conditions of temperature and pressure, equal, this is to be underlined, equal volumes of all the gases contain equal number of molecules. यहां पे अंडरलाइन करने वाली 2 चीजें हैं. इक्वल वॉल्यूम of all the gases contain equal number of molecules. कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हो तो और 2 गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम सेम है, तो उनमें जब मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो उनकी संख्या बराबर होगी. लेट अस से सी दिस इज एन एग्जांपल. दिस इज box, this is another box, and this is another box. Let us imagine that all these boxes have same capacity, equal volume. Their volumes are equal. But we have kept one gas here. Let us say it is nitrogen, and some different gas is contained in this container whose volume is also similar to the previous one. Let us say it is, and in the third container again there is some different gas. Let it be oxygen. तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, और वैसे भी अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो ने इसको एस्टेब्लिश किया, और ये सच भी है, जब हम इसमें काउंट करेंगे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, लेट अस इमेजिन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग यहां पे आई 100. लेट अस जस्ट इमेजिन यहां पे आ गए 100 मॉलिक्यूल्स मिले नाइट्रोजन के. ये तीनों बॉक्सेस, इनका वॉल्यूम सेम है और सेम टेम्परेचर प्रेशर पे एक ही जगह पे हमने सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में इनको रखा हुआ है. और हमने काउंट किया इस बॉक्स में जब, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की संख्या आई 100. और फिर हम इस बॉक्स में भी जब काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की संख्या भी सिमिलर वॉल्यूम वाले बॉक्स में कितनी आनी चाहिए? 100. और सिमिलरली क्योंकि ऑक्सीजन भी उसी वॉल्यूम के बॉक्स में कंटेन्ड है और उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे है, तो उसके मॉलिक्यूल्स की संख्या भी कितनी आनी चाहिए? 100 आनी चाहिए. यानी कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ एटम्स का सीधा सीधा रिलेशन है. सेम वॉल्यूम, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. So these were laws of chemical combination. Thank you.